अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। हमेशा हमेशा याद रखें कि किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हर किसी की अपनी तरह की जर्नी होती है, अपनी तरह की मुश्किलात और मसाइल होते हैं और कभी कभी छोटे छोटे एक्शन से हम बहुत बड़ा काम कर जाते हैं किसी और के लिए। इसलिए काइंडनेस जो है वो हम सब के अंदर मौजूद होनी चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर आज की रोज़ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 27 डिग्रीज और कम से कम 16 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ यूवी इंडेक्स 4 है, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है कल बहुत ही कम थी, 1 थी, तो आज उससे ज़्यादा है। और 3 बजे तक दोपहर कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं ट्रैवल करें तो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें। तेज़ रफ्तारी की वजह से ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। एंड ऑफ कोर्स बारिश की अगर हम बात करें तो कल भी हमें थोड़ी सी फैसलाबाद शहर में बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अगले 24 घंटे में बारिश के एज ऑफ नाउ कोई इम्कान नहीं है। लेकिन आपको पता है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है फैसलाबाद शहर का मौसम, हमेशा बदलता रहता है। तो जी प्रोग्राम में ऑफ कोर्स आपको पता है शुरू में हमारी कोशिश होती है कि एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक पैगाम आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, इज़ा तवज़्ज़अता, ए इब्न अब्बास, जब तू वज़ू करने लगे देखना अपने पाँव और हाथों की उंगलियों का खिलाल भी करते रहना। आज हम वज़ू करते हैं, हम उंगलियों का खिलाल नहीं करते, जिसकी वजह से उंगलियों का अंदर का हिस्सा खुश्क रह जाता है, जिसकी वजह से वज़ू नहीं होता। जब वज़ू नहीं होता तो नमाज भी नहीं होती। मेरे भाइयों, इस सुन्नत पर भी अमल किया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव आदतों को अपनाते रहें। कोई भी वक्त ज़्यादा लेट या ज़्यादा पहले नहीं होता है। कई दफ़ा लोग आपको कहते हैं आप किस तरह से आप अपनी आदतों को बदल पाएंगे, बट एक्चुअल में 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को अपनी रूटीन में शामिल करने के लिए। और 21 डेज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल गुजरते हैं, बट एट द एंड आप किसी न किसी तरह से उसको अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड ज़रूर कर लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी की बात अच्छी लगती है, आदत अच्छी लगती है, लगता है कि ये चीज़ मुझे भी अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए, तो कोई घबराना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। आपको पता है आपको अपडेटेड रखने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम। अवैस बताइएगा रेलवेज़ की क्या सूरत हाल है आज? बिल्कुल, आज भी ट्रेनें बहुत तखीर का शिकार रही हैं। शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंची है और लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली क्रासिम एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 20 मिनट। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट। रावलपिंडी से बरास्ता सर सैयद एक्सप्रेस वो 2 घंटे लेट रही है कराची जाने वाली, और मिल्लत एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा लेट रही है। सुबह के औकात में लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 40 मिनट तक का शिकार रही है। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो भी 1 घंटा 15 मिनट तखीर का शिकार रही है। तो ट्रेनें जो हैं वो आज भी 1 घंटा औसतन तखीर का शिकार रही हैं, जिससे मुसाफिरों को इंतजार के अज़ीयत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और वैसे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमने पहले भी बात की है। फैसिलिटीज़ में आपने थोड़ा मेंशन भी किया था कि शायद इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। क्या कोई नई ट्रेन्स के रूट्स भी ऐड किए जाएंगे एक दफ़ा जब प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। ट्रेनों के जो पुराने ही रूट्स हैं उन पर ही ट्रेनें चलेंगी। निजी कंपनीज के हवाले किया गया है कि वो इंतजामी अमूर में बेहतरी लेके आएँ और इसके साथ साथ आज जो टिकटें हैं उनकी कीमतों में बेजा इजाफा ना करें और मुसाफिरों को सहूलतें फराहम करें, और महकमा रेलवे जो है वो एक मुनाफा बख्श अदारा बन सके। तो इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो 4 ट्रेनें निजी कंपनीज के हवाले की गई हैं
तो उनमें जो है वो कुछ बेहतरी जो है वो टिकट सिस्टम में दिखाई दे रही है कि ऑनलाइन जो है वो एप्स निजी कंपनी की जानिब से अपनी मुतारफ करवाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो अमला है वो निजी ट्रेन में जो है वो सरकारी ट्रेन से ज्यादा होता है। उन निजी ट्रेन की जानिब से ट्रेनों में जो है वो मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम में भी जो है वो इजाफा किया जा रहा है और जायद अमला रखा जा रहा है ताकि मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जिस तरह से आगे बढ़ेगा, डिफरेंट रहेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स टिकटिंग की जो प्राइस है शायद हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लेकिन साथ ही साथ एप्लीकेशंस भी मुतारिफ कराई जा रही हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकेंगे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बहुत ज़रूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी और इवन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी ये मौजूद होना चाहिए। अमले के हवाले से भी अवैस ने आपको गाइड किया कि जो प्राइवेट ट्रेनें हैं, प्राइवेट कंपनीज़ की ट्रेन हैं, उनके अंदर अमला ज़्यादा मौजूद होगा, जिसका मतलब है कि ओवरऑल फैसिलिटीज़ के हवाले से, प्रॉबली सफाई के हवाले से भी आपको बेहतर इंतजाम नज़र आएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रूट्स के हवाले से भी है। बहुत सारे मुसाफिरों को दूर दराज इलाकों में जाकर ट्रेन्स पकड़नी पड़ती हैं, तो अगर नई रूट्स जो मुतारिफ कराई जाएं, हो सकता है कि उससे चीज़ें और आसान हो जाएं लोगों के लिए, लेकिन अवैस ने कहा कि ऐसा कोई अभी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैफिक के हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा ट्रैफिक की आज क्या सूरत हाल है? फातिमा, ट्रैफिक की सूरत हाल आज जो है वो गुज़िश्ता दिनों से बेहतर है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि आज साउथ अफ्रीकन ब्लाइंड टीचर यूनियन को पाकिस्तान पहुंचना है, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खसूसी रूट प्लान जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें अगर खास में बात करूँ शहर की तो 221 से जायद ट्रैफिक वार्डन जो है उनको फैसलाबाद शहर में तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि जो हमारा मेन सरगोदा रोड है उस पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क अब तकरीबन जामिया सिंधिया चौक के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद तमाम तर ट्रैफिक जो सरगोदा रोड से आते से डाइवर्ट किया गया है चौक अड्डा की जानिब। इसीलिए शहरियों से यही कहा गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कि सरगोदा रोड पर सफर से इज्तनाब करें और आसानी से आप मिलत रोड पर सफर कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर दीगर शाहराहों की बात की जाए तो हमारे यहाँ झंग रोड, इसके साथ साथ समुद्री रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने के करीब है, जिसके बाद शहरियों को वन साइड रोड से गुजारा जा रहा है और ट्रैफिक थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल वकास, आपने कुछ रूट्स को लेआउट भी किया जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं और कुछ जो कि नहीं की जा सकती हैं। आज स्पेशली अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव रूट्स, अगर आप एक दफ़ा फिर हमारे ऑडियंस के लिए बता दें। हाँ बिल्कुल फातिमा, अल्टरनेटिव रूट के हवाले से ऐसा है कि साउथ अफ्रीकन ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो पहुंचेगी साइयावाला इंटरचेंज से फैसलाबाद की जानिब आएगी, तो तमाम तर ट्रैफिक जिसे कैनाल रोड से एक्सप्रेस वे पे जाना है उसको मोड़ दिया गया है शेखपुरा रोड की जानिब। गटवाला पुल से तमाम तर रोड जो है वो शेखपुरा रोड की जानिब मोड़ी जाएगी स्पेशल रूट की टाइमिंग के दौरान, और इसके साथ साथ कैनाल रोड को जो है बड़ा अच्छे अंदाज से जो है आज क्लियर रखा गया है ताकि किसी किस्म की ट्रैफिक जो है वो मुतासिर ना हो। खासकर इसके साथ साथ अगर बात की जाए अब्दुल्लापुर चौक की और स्टेशन चौक की, शनातला चौक की, तो ये तमाम रास्ते जो है यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन की इजाफी नफरी इसीलिए तैनात की गई है कि आज स्पेशल रूट प्लान भी है, इसके साथ साथ शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो किसी सूरत मुतासिर ना हो, इसीलिए स्पेशल ड्यूटी पे लगाई गई है, जिसमें 4 डीएसपी साहबान की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम तर रूट को क्लियर रखेंगे। बिल्कुल अवैस, ये टाइमिंग भी थोड़ी सी बताएंगे, कोई अंदाजा है कितने बजे ये रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी? नहीं, इस हवाले से मैं ये बताऊं कि रूट जो है वो पहले से ही मतलब डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ब्लॉक नहीं किया गया कोई भी रूट। डाइवर्शन जो है वो सुबह से ही प्लान में थी और सुबह से ही लगा दी गई है। क्रिकेट टीम की आमद की टाइमिंग जो है वो कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी के बाद जो है टाइमिंग नहीं बताई गई, तो जैसे ही क्रिकेट टीम फैसलाबाद पहुंचेगी हम अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि आज स्पेशली कुछ रूट्स स्पेसिफिकली बंद कर दिए जाएंगे, तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट रूट्स करें, और हो सकता है कि ट्रैफिक अमूमन जितनी तौर पे आपको नज़र आती है उससे थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, तो थोड़ा सब्र से ट्रैवल करें। सैटरडे को वैसे भी फैसलाबाद शहर में काफ़ी रश होता है, सैटरडे एंड संडे स्पेशली वीकेंड के 2 दिन होते हैं। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर रखें और जल्दबाजी में किसी और का और अपना नुकसान नहीं करें। कहीं पर अगर आपको ट्रैफिक में फंसना भी पड़ जाता है
अल्टरनेटिव रूट्स की वजह से, तो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ पेश आएँ और लोगों को भी परेशान नहीं करें, खुद भी परेशान नहीं हो। थोड़ा सा सब्र करने से बहुत चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं और कई दफ़ा सिर्फ एक गाड़ी जो कि गलत मुड़ रही होती है उसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो रहा होता है। तो कोशिश करें, अगर आप कहीं पर जा भी रहे हैं, आपको कहीं पर नज़र आता है कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ी देर इंतजार कर लें, गुजर लेने दें और फिर अपना रास्ता जो है आप ले सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली कहीं पर भी अगर आपको नज़र आ रहा है, स्पेशली आज के दिन जहाँ पर थोड़े से ट्रैफिक के हवाले से हो सकता है मसाइल का सामना करना पड़े, तो सब्र के साथ ज़रूर पेश आएँ। यही मेरा आज के लिए मैसेज होगा। साथ ही साथ आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट फैसलाबाद शहर के एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करें। अगर इंटरटेनमेंट की बात करें तो फैसलाबाद शहर किसी से पीछे नहीं, किसी से कम नहीं। टैलेंट की बात करें तो भी हम ना तो किसी से कम है और ना ही किसी से पीछे। हाँ, प्लेटफॉर्म की ज़रूर आई थिंक फैसलाबाद शहर में थोड़ी कमी है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। सिनेमा का रिवाइवल होता हुआ देखा है हम लोगों ने फैसलाबाद शहर में, स्टेज ड्रामास का रिवाइवल होते हुए देखा है। ओवरऑल इंटरटेनमेंट, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे हमारे डिफरेंट आर्टिस्ट हों, चाहे वो आर्ट हो, ड्राइंग्स हों, पेंटिंग्स हों, हर तरह का एक रिवाइवल हमें पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है, फैसलाबाद शहर में हमें नजर आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। आज भी हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे और म्यूज़िक तो वैसे भी आपको पता है कि किसी ज़बान पे डिपेंड नहीं करता। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाता है, चाहे आप उसके लिरिक्स को समझ पा रहे हो या ना समझ पा रहे हो। और फैसलाबाद शहर में बहुत बहुत टैलेंटेड सिंगर्स मौजूद हैं, उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद होंगी जिनसे हम गाने भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे म्यूज़िक के हवाले से। और अगर आप पैशनेट है म्यूज़िक को लेकर तो ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ अच्छी टिप्स और ट्रिक्स भी होंगे। और आई थिंक कुछ जर्नी सुन के लोगों की हम खुद इंस्पायर और मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप लोगों में से कोई लोग जो कि शायद अभी ना समझ पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन भी मिल जाए, मोटिवेशन भी मिल जाए और इंस्पिरेशन भी मिल जाए। तो मैं जल्दी से अपने जो मेहमान हैं आज उनका इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ नाइला खान मौजूद हैं जो कि गुलकारा हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ हाशिर वड़ाइक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। हाशिर, वेलकम करते हैं आपको भी शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप दोनों का हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हाशिर, स्पेशली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, आप हमेशा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को लेकर आते हैं हमारे शो में, हमारी ऑडियंसेस के लिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर म्यूज़िक और आर्ट इतना प्रमोट किया जा रहा है और इनकरेज किया जा रहा है। अगर हम अपनी डिस्कशन को शुरू करें ओवरऑल फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के हवाले से बताइएगा, और रिवाइवल जो हमें होता हुआ नजर आ रहा है किस तरह का है, आपका कैसा रहा? अभी हाउसफुल वाले रिवाइवल की बात करें वो तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। आप अगर सिनेमास की तरफ जाएं तो उसमें अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, स्पेशली पाकिस्तानी अब आ रही हैं, इसके साथ साथ इंडियन और पंजाबी जो एक्टर हैं वो दोनों जिन मूवीज़ में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की पंजाबी मूवी भी आ रही है। इनका एक फ़ायदा तो यह है कि उनके पाकिस्तान के अंदर बॉलीवुड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, तो अब ऐसी मूवी आ रही हैं जिसकी वजह से अब जो फैमिलीज हैं वो दोबारा, जिसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन आई थिंक दोबारा से एक दफा रिवाइव होती है, उनको रूज मिला। इसी वजह से जो शहरी हैं वो भी अब दोबारा सिनेमा घरों का जो खास तौर पर जो फैमिलीज हैं उन्होंने रुख करना शुरू कर दिया। इस तरह अगर थिएटर की तरफ जाए तो थिएटर का भी यही हाल है कि जो फैमिलीज हैं उन्होंने दोबारा थिएटर की तरफ आना शुरू कर दिया, क्योंकि खास तौर पर अब जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, उसने स्क्रिप्ट पर जो है वो खास तौर पर अब काम करना शुरू कर दिया। और यही काफ़ी अर्से से सारे लोग चाहते थे कि स्क्रिप्ट पर काम हो, ऐसा स्क्रिप्ट है जो फैमिलीज के साथ बंदा देख सके, इंजॉय कर सके। तो उम्मीद है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो साल 2 साल के अंदर दोबारा से फिर हमें सिनेमा हॉल और थिएटर इस तरह भरे नजर आएंगे जिस तरह पहले आते थे। एंड ऑफ कोर्स नाइला, मैं आपसे भी ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपका म्यूज़िक के साथ जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ, किस उम्र में पहले आपने गाना शुरू किया? ये 2 माह पहले की है। अच्छा, तो उसके अलावा आपको किस तरह का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है। अच्छा, एंड हाशिर, अगर हम बात करें सिंगर्स के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, फैसलाबाद शहर की पहचान कुछ बहुत पॉपुलर सिंगर्स की वजह से पूरी दुनिया में मौजूद है। और चाहे वो हम नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें ना, आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हम इस तरह से फैसलाबाद शहर जाना जाता था कि ये वही शहर है जहाँ से नुसरत फ़तेह अली खान, उसके बाद अमानत अली की अगर हम बात करें, डिफरेंट और बहुत बड़े म्यूजिशियंस फैसलाबाद शहर से निकले हैं। आखिर ऐसे क्या चीज़ है फैसलाबाद की मिट्टी में कि सिंगर्स यहाँ से निकल पाते? ये वो एक कहते हैं कुदरत की तरफ से टैलेंट होता है, दूसरा ये है कि फैसलाबादी जो लोग हैं वो टैलेंट की कदर बहुत ज़्यादा करते हैं, टैलेंट को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। मतलब आप देख लें नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान, इसके अलावा दीगर जितने भी लोग हैं वो सारे फैसलाबाद से निकल गए हैं और सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। इसकी वजह खास तौर पर यही है, एक तो फैसलाबाद में मौके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, और दूसरी खास बात वही है कि फैसलाबादी जो है वो टैलेंट की कदर काफ़ी ज़्यादा करते हैं और इसको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे।
तो यही वजह, अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो उम्मीद है कि फैसलाबाद से और भी लोग जो है वो निकल कर आएंगे। इस तरह जो गवर्नमेंट है उसकी जानब से काफ़ी जो है वो हेल्प की जा रही है, प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया जा रहा है। खासतौर पर मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि फैसलाबाद में, क्योंकि मैं सरगोदा का हूँ, मैंने यहाँ पर आके देखा कि फैसलाबाद में प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर इवेंट का इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो सामने परफॉर्म करते हैं। फिर एक जब कोई गुलकार है वो परफॉर्म करेगा तो फिर उसके बाद ही वो पॉलिश होगा, उसकी आवाज़ जो है वो और बेहतर होगी, या उसमें जो गलतियां हैं वो कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होगा। तो यही वजह है कि फैसलाबाद से जो लोग हैं वो यहाँ से ज़्यादा निकल के जाते हैं इस वक्त। अब गवर्नमेंट की जाने से भी कोशिश की जा रही है टैलेंट हिट के नाम पर, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। अब जो यंग जनरेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा मौका जो है वो वहाँ पे मिल रहे हैं, वो जाएं परफॉर्म करें, अगर बेहतर हैं तो वो उसके बाद उनको लाहौर भी लेके जाएंगे। और हाल ही में हमारे जो मिनिस्टर हैं इसके सकाफत के, उन्होंने ऐलान भी किया कि जिन लोगों ने यहाँ से विन किया फैसलाबाद में, खासतौर पर सिंगिंग के कंपटीशन में, तो उनको बरूने मुबारक भी लेके जाएंगे, वहाँ पर उनको मौके देंगे, वहाँ पर वो जो परफॉर्म है वो करें और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। अच्छा हाशिर, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है फ्यूजन म्यूजिक को लेकर, जहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स को, लैंग्वेजेस को मिक्स करके, और स्पेशली आजकल अगर आप देखें तो बहुत वायरल भी हो रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। आपका पर्सनली क्या ओपिनियन है? मैं यही कहूँगा कि जिसके साथ रिमिक्स कर रहे हैं वो बंदा कैसा, फॉर एग्जांपल आप देखें राहत फ़तेह अली खान या नुसरत फ़तेह अली खान, उनकी बड़ी ज़बरदस्त वाले हैं, लेकिन रिमिक्स के नाम पर कुछ ऐसी हैं जो ख़राब कर दी गई हैं, जो जस्टिस नहीं करती हैं उनके। पहला जो जुनून था वो सुन के जो मज़ा आता था वो उसके बाद नहीं आता। तो कम से कम देख लें वो बंदा कौन है या कौन सा सॉन्ग है, कौन सी क्वालिटी है जिसको रिमिक्स करें तो वो ज़्यादा बेहतर में जाएगी। क्योंकि अगर स्पेशली नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें तो उनकी क्वालिटियाँ मज़े की थी, लेकिन थोड़ी लाइट थी, क्योंकि उस दौर में इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे या इस तरह आप नहीं थे कर सकते। तो आज के दौर में उन्हें थोड़ा सा तेज बनाने के लिए इस तरह की म्यूजिक लगा दी गई है, उनकी बुद्धि नहीं समझ आ रही। ओरिजिनलिटी आई सपोज रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिस्ट को जस्टिस देना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, ऐसा करते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है फैसलाबाद शहर में बहुत टैलेंट मौजूद है और डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स जो कि अब हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के हवाले से हो, जिस तरह से आर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी टैलेंट हंट कुछ पिछले माह ही ऑर्गेनाइज की गई थी, एंड आई थिंक दैट वाज रियली गुड इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ के बहुत सारे नए नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग, नया टैलेंट हमें देखने को मिला इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर। और इस तरह के आगे चलते हुए जितने प्लेटफॉर्म्स मौजूद होंगे उतना चीज़ें इंप्रूव हो सकेंगी। सिनेमा के रिवाइवल के हवाले से भी हमने बात की, एंड मैं चाहती हूँ उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। स्पेशली फैसलाबाद शहर के हवाले से अगर हाशिर हम बात करें तो स्टेज ड्रामाज में और जो स्किट्स हमें नज़र आती हैं उनमें तरह के टॉपिक्स की बात हो रही है। पिछली दफ़ा भी हमने ब्रीफली बात की थी इस हवाले से, बट रिसेंटली कुछ वीडियोस मैंने देखी थी ऑनलाइन जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी, मज़ेदार लग रही थी। आपका एक्सपीरियंस हुआ उन इवेंट्स को अटेंड करने का? जी, और अगर स्पेशली स्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें यही बात है कि खासतौर पर आप जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया फैमिलीज़ पर, कि ऐसे स्क्रिप्ट लेके आए, ऐसी चीज़ें जो है लिखें जो फैमिली के लिए और हमारे अपने माशरे की जो है वो कहानियाँ लगें। तो इस पर काम हो रहा है और यही वजह है कि आप देखती जाएंगे दिन दिन जो खासतौर पर जो फैमिलीज़ हैं उनका रुझान जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसकी सबसे मेन वजह यह है कि इसमें मसाइल वो उठाए गए हैं जो हमारे माशरे के मसाइल हैं। और खासतौर पर जिस तरह पिछली दफ़ा बात हुई थी कि अब इस तरह के सब लिखे हैं ताकि जो नौजवान हैं वो भी थिएटर का रुख करें। अब ये ना हो कि सिर्फ जो फैमिलीज़ हैं वो जाना शुरू कर दें, नौजवानों की भी काफ़ी तादाद है, तो उनके लिए भी स्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाए। और उम्मीद है कि उनके लिए भी लिखे जाएंगे, खासतौर पर जो नौजवानों के मसाइल हैं। फैमिलीज़ के मसाइल तो हो गए, इसके बाद अब नौजवानों के मसाइल हैं तो उन पर भी लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा तादाद है वो नौजवानों की है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ा प्रॉब्लम समझी जाती है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। जब कोई भी बच्चा आर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, क्या हमारे पास ट्रेनिंग के हवाले से स्कूल्स मौजूद हैं? स्कूल्स के अंदर क्या आर्ट्स को एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रमोट किया जाता है या इनकरेज किया जाता है? ज़्यादातर अगर आप कहीं पर भी आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो यही कहा जाता है कि टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर या हॉबी भी बात करें तो क्या ये अच्छा नहीं होता आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, अगर आप किसी न किसी तरह के आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो? जी बिल्कुल, ऐसी असल में हमारे ही है कि यहाँ पर मौके कम मिलते हैं या लोगों को कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं शुरू में। जिसके बाद कहा जाता है कि ये जो शोबा है इसमें आगे आप अपना नाम नहीं बना सकते, इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो फैसलाबाद में 2-3 ऐसी प्राइवेट अकेडमीज़ भी हैं जो आपको डांस, म्यूज़िक, इसके अलावा दूसरी जो आर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सिखा रही हैं। इसके साथ साथ अब आर्ट काउंसिल के अंदर जो है वो म्यूज़िक की क्लासेज होती हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। आप जाएँ वहाँ पर सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे, प्रॉपर टीचर है वहाँ पे, जाकर आप जो है वो सीखें।
सीखने के बाद फिर आप कोशिश करें, फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर इसमें नाकाम हो जाएं तो फिर आप कह सकते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अब स्पेशली सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों को यही लगता है कि अगर वो अपना गाना एक बनाकर यूट्यूब पर फेंक देंगे तो वो उसी वक्त फेमस हो जाएंगे। लेकिन हम जो लोग पहले यूट्यूब पर फेमस हो रहे हैं, लोग उनके गाने देख रहे हैं, हम उनकी स्ट्रगल नहीं देखते कि उन्होंने पहले कितनी मेहनत की है या पहले कितने लोगों के सामने उन्होंने गाया है, कितना अरसा उन्होंने सीखा है। तो ये चीज़ें जब हम समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी आर्ट की कदर होती है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आप कुछ सीख के आओ, मेहनत करके आओ, फिर लोगों के सामने आके आप में जो फन है वो प्रेजेंट करो, तो फिर जाहिर बात है लोग भी दाद देंगे और आपको राय भी जो है वो मिलेगी इसमें। एंड अगर हम फैसलाबाद की बात करें और यहाँ पर जो सिंगर्स मौजूद हैं, क्या सिंगर्स की ट्रेनिंग के लिए, जिस तरह आपने कहा कि उस्ताद बहुत कम है, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से तो आपने बताया कि आर्ट्स काउंसिल में टीचर्स ही आपको मिल जाते हैं, लेकिन क्या कोई इस तरह के सिंगर्स के लिए भी ट्रेनर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल है, स्पेशली अगर खास तौर पर हम जितने बड़े नाम है इस वक्त, अल्लाह पाक उनको मगर फरमाए, नज़ाकत अली खान साहब उनकी तो होगी डेथ, इसके अलावा दूसरे जो हैं वो सारे आप उनके पास चले जाएं, वो आपको स्पेशल जो है वो सिखा देंगे, इनकार कोई भी नहीं करता। क्योंकि वो तो कहते हैं कि म्यूज़िक जो है ना, हम ये हमारी औलाद की तरह, हम जितना इसको आगे फैलाएंगे उसमें हमें ही फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा अगर बात करें जो फैसलाबाद की जो गुलकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यही कहते हैं कि जितने रफ़ीक गौर साहब, वो भी यही कहते हैं कि जितने लोग आए मेरे पास आए सीखें। असल में इसमें सबसे बड़ी फातिमा वजह यह है कि लोग समझते हैं कि अगर हम किसी उस्ताद के पास 10 दिन चले जाएंगे या 15 दिन चले जाएंगे तो वो म्यूज़िक सीख जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं। अब जो लोग गा रहे हैं उन्होंने कम से कम 10 से 15 साल पहले अपने उस्तादों से सीखा, फिर अब अगर वो इस काबिल हुए हैं कि वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि कम से कम कोई टाइम फ्रेम बना कर ना जाएं। जो टीचर हैं उनके पास जाएं, आप एक टीचर है उसके पास आप जाएं, आप उसको जाके कहें कि मुझे 10 दिन में गाना सिखा दे, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ना इस तरह हो सकता है कि गाना 10 दिन में आ सकता है। तो उसका यही है कि जितने उस्ताद लोग हैं उनके पास जाएं और टाइम फ्रेम के बगैर जाएं, ताकि अगर आपको 5 साल लग रहे हैं तो 5 साल में आप गाना सीख जाएं, 10 साल लग रहे हैं तो 10 साल में आप गाना सीख जाएं। और यही वजह है कि लोग इतना ज़्यादा टाइम इसको दे नहीं सकते, फिर बाद में कहते हैं कि ये जो शोबा है, ये जो फील्ड है, इसमें नाकामी है, इसका आगे कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि क्योंकि नाइला, आप आई थिंक सिंगिंग बड़ा आर्ट है, जिस तरह हाशिर से भी इस हवाले से बात हो रही थी, आपने किससे सीखा सिंगिंग? मैंने किसी से नहीं सीखा। किसी से भी नहीं सीखा, जी खुद आप सेल्फ टॉट हाँ हो? जी जी। अच्छा, तो कोई आपने ऑनलाइन किसी का गाना सुना हो, कोई इंस्पिरेशन या मोटिवेशन रही है कभी आपकी, कोई और सिंगर? नहीं। अच्छा, और गानों के हवाले से फेवरेट गाना कौन सा है आपका? मेरा जावेरिया। जावेरिया जी। अच्छा, इसमें एक लाइन कोई सुनाएंगी हमें इस हाँ गाने की? जी। अच्छा चलें, सुनाएं। जावेरिया वे जावेरिया, जावेरिया वे जावेरिया, लेके न दिता तू दुपट्टा लहरिया, जावेरिया वे जावेरिया। क्या बात है, सुनाए सुनाए अगर सुनाए। नैन वालिया दिल दे कालिया, भूल हुई तेरे नाल प्यार में पालिया, नैन वालिया दिल दे कालिया, भूल हुई तेरे नाल प्यार में पालिया। क्या बात है नाइला, पिंड बहुत ही दी अच्छी कुड़ी बात है। में, पिंड दी कुड़ी में वे तू मुंडा शहरिया, जावेरिया वे जावेरिया। क्या बात है नाइला, वेल डन। और हाशिर, जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने सिंगिंग को, आर्ट्स को, किसी भी तरह की एक्टिंग के टैलेंट को परस्यू करना चाह रहे हैं? आपको टैलेंट हंट्स के अलावा क्योंकि इस तरह की और भी कॉम्पिटिशन्स हैं फैसलाबाद शहर में जो कि ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अब पिछले दिनों सुर का वार होने लगा था, वो भी म्यूजिक के हवाले से था। अच्छा, लेकिन होने लगा था, हुआ नहीं? नहीं, उसके कुछ अच्छा। इंतजामी मामलात की वजह से उसको थोड़ा सा जो है वो डिले कर दिया अच्छा, गया, अच्छा। क्योंकि उसके दौरान टैलेंट हंट प्रोग्राम आ गया, तो वो दोनों की जो डेट थी वो मिक्स हो रही थी, इस वजह से उसको थोड़ा सा डिले किया है, ताकि क्योंकि टैलेंट हंट भी यही है बेसिकली, उसमें भी जो लोग म्यूज़िक का शौक रखते हैं या जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ अच्छी है, वो आएँ अपने आप को प्रेजेंट करें। अगर जजी साहिबान बैठे हैं, अगर उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनके लिए वो भी मौका था। और सुर का वार जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही था, लेकिन बहरहाल उसे लेट कर दिया गया। इसके अलावा और दीगर मुख्तलिफ हैं, इस तरह की तकरीबात हैं होती हैं। स्पेशली अगर बात करें मैं
आर्ट काउंसिल के अगर अंदर ही अगर बात करें तो आर्ट काउंसिल का ये रूल है कि जितने भी लोग जिन्होंने टैलेंट विन किया था, खासतौर पर म्यूजिक में जो पहले 3 पोजीशन होल्डर थे, उनको हर हफ्ते बुलाया जाता है। आप उनके पास भी जाएं, उनके पास भी जाकर सीखें। इसके अलावा उन्होंने जहां से सीखा वो मतलब अपनी टोटल अपनी जो जर्नी है वो नए आने वाले सिंगर्स को बताते हैं। आप उनसे लेसन हासिल करें, आप देखें कि उन्होंने कहाँ से सीखा, फिर वहीं से उनसे पूछ के अगर आपको लगता है कि इसका ये टीचर है, ये वाला बंदा मुझे जो है वो सिखा सकता है, क्योंकि सिखाना बहुत बड़ा फन है और हर कोई सिखा भी नहीं सकता। ये जरूरी नहीं कि अगर कोई अच्छा सिंगर है तो वो अच्छा उस्ताद भी हो म्यूजिक का। तो उनसे आप हासिल करें, उनसे पता करें कि उन्होंने किससे सीखा है, वो किस तरह गाते हैं, या उन्हीं से सीखें, क्योंकि यही जो लोग हैं वो निकल के आगे गए हुए हैं फैसलाबाद के अंदर ही। तो उन्होंने भी जाहिर बात है किसी से सीखा है, तो उनसे जो है उनसे सीखें। और खासतौर पर अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकती या आप समझती हैं कि आप नहीं बाहर नहीं निकल सकती या रोज़ नहीं जा सकती, तो YouTube आपके पास प्लेटफॉर्म है। YouTube पर भी अब काफ़ी लोग हैं, YouTube पर वीडियोस देखें, वो सिखा रहे हैं, आपको बताएंगे सारा है कि आपका इशू कौन सा है। इसके अलावा दीगर ऐसी वेबसाइट हैं कि वहाँ पर आप अपने थोड़े से पैसे दें, वो आपका म्यूजिक सुनेंगे, आपको बता देंगे कि किस चीज़ की कमी है या आपको किस चीज़ में बेहतरी लाना होगी, ताकि आप ये चीज़ आप बेहतर कर लेंगी तो आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकेंगी। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं और वो हासिल करने चाहिए मेरे ख्याल में, अगर कोई समझता है कि वो किसी टीचर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हाशिर, सोशल मीडिया आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि हमें पॉपुलैरिटी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर परफॉर्म किया है एंड बिग नेम्स आउट देयर। उनका सफर शुरू हुआ सोशल मीडिया से, और कुछ तो इस तरह के थे जिन्होंने ना कोई प्रीवियस ट्रेनिंग हासिल की हुई थी ना कुछ और, बल्कि उन्होंने एक पैशन और शौक के तौर पे स्टार्ट किया, लेकिन उनको ऑडियंस की तरफ से इतनी मोहब्बत मिली। एंड आई थिंक सोशल मीडिया बड़ा ट्रिकी अरीना है जहां पर आपको डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स और डिफरेंट तरह की टेक्निक्स अपनाकर अपने फॉलोअर्स को ग्रो करना पड़ता है और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। एंड आई थिंक वन थिंग दैट रियली हेल्प्स इज बीइंग यूनिक। अगर आप कुछ डिफरेंट लेकर आ सकते हैं सोशल मीडिया पर तो वो एक बहुत हेल्पफुल रहता है। और जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सिंगर्स या आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताया आज हम बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से हमने बात करने की कोशिश की, स्पेशली सोशल मीडिया का क्या रोल है आज की इंडस्ट्री में और किस तरह से आर्टिस्ट अपने आप को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रमोट कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि सोशल मीडिया बड़ा ट्रिकी है, आसान भी है और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है इससे, लेकिन टेक्निक बड़ी ज़रूरी है। हाशिर, मैंने ब्रेक में जाने से पहले मेंशन किया था कि यूनिक कोई भी चीज़ लेकर आना ऑडियंस के सामने सोशल मीडिया पे बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिससे आर्टिस्ट अपने आप को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? इसकी सबसे पहले तो बात यह है कि सोशल मीडिया की जिस तरह आपने बात की, तो हमारा एक स्पेशली जो आर्टिस्ट है उनका इशू ये है कि उन्होंने अगर सोशल मीडिया पर गाने अपलोड करना शुरू किए हैं तो वो सबसे पहले इसमें यही चीज़ देखते हैं कि जो गाना किसी ने गाया हुआ है उसी गाने को उठाकर उसी गाने को गाकर जो है वो आगे उस पर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा जो गाना है वो कोई सुन नहीं रहा। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, एक तरफ राहत फ़तेह अली खान ने वो गाना गाया हो, बाद में कोई और फैसलाबाद का या किसी भी जगह का छोटा सिंगर जिसका भी इतना नाम नहीं है वो गाना गाकर अपलोड करे, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो गाना पिकअप वो वायरल हो। हाँ, स्पेशली अगर कोई छोटा बच्चा कोई गाए या कोई छोटी लड़की गाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो खुद को समझता हो वो वही गाना गाए तो वो गाना वायरल नहीं होगा किसी सूरत भी, वो टच नहीं दे सके। बिल्कुल। तो क्योंकि जिसने राहत फ़तेह अली खान को सुना होगा वो फिर उसको नहीं सुनेगा और उसी गाने को ही, तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि यूनिक चीज लेके आए। वो अगर आप गाना कोई गा भी गे रहे हैं तो इस वे में गाएं कि उस तरह पहले राहत फ़तेह अली खान ने ना गाया हो, चाहे वही गाना हो। तो ये सबसे मेन चीज है कि कुछ अलग लेके आए। अगर आप वैसे ही दूसरों की तरह अगर किसी एक ने किया है, एक ने गाया, उसी गाने को खुद ही आपने गा के अपलोड कर दिया तो उसका फायदा नहीं। अगर कोई एक गाना आप लेकर आए, सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपना गाना जो है खुद लिखा हुआ वो आप आगे लोगों के सामने जो है वो लेके आए, ताकि अगर कोई आपको देख भी रहा हो, कोई आपको पसंद भी कर रहा हो तो उसको पता हो कि ये इनका अपना गाना है, ये अच्छा सिंगर है, ये काम कर सकेगा। लेकिन किसी का लिखा हुआ गाना, किसी का गाया हुआ गाना आप उठाकर उस पर अपनी वीडियो बनाकर या वो खुद गाकर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे तो उसका तो फायदा नहीं है। अपना काम इसका ये होगा कि स्पेशली अगर बात करें फातिमा, तो लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं वो बड़े फायदेमंद हो सकते हैं सिंगर के लिए, कि अगर आप अपना गाना गाकर अपलोड करें, अगर नीचे कोई कर रहा है कि आपका ये लिरिक्स नहीं ठीक है, ये इस तरह होना चाहिए था, उसमें आप अगर उसको पॉजिटिव वे में लें तो आप पर काफी ज्यादा जो टीचर आपको मिल जाएंगे नीचे कमेंट्स में कि वो आपको बता रहे हैं कि आपके गाने में ये इशू है या ये चीजें, तो उसको देखें। उसको देखने के बाद वो समझें कि बजाय उसको नेगेटिव में लेने के, अगर कोई कमेंट कर रहा है आपकी वीडियो पे तो उसको ब्लॉक कर दें तो उसका फायदा को नहीं। उस तनकीद को पॉजिटिव वे में लें और आपको वो बताएगा। फिर वो जो चीजें आपको बता रहा है फिर किसी उस्ताद से आप पूछें, उससे पूछने के बाद आप एक नया गाना बना के नया गाना अपलोड करें, तो उम्मीद है कि लोग जो है वो पसंद करेंगे इस तरह के नई म्यूजिक और वो वायरल भी होगा इसमें। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से सोशल मीडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से हमने बात की, उतना ही इम्पोर्टेंट
आई थिंक क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं लेना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी रिक्वायरमेंट है. आई डू अग्री कि कभी भी जो बड़े नाम हैं, बड़े सिंगर्स हैं, अगर आप उनके गानों को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका जो परफेक्शन होगी जो उनके आवाज़ में या उनका जो स्टाइल होगा, अगर आप उसे कॉपी कर रहे हैं तो कभी भी उसमें सक्सेसफुल होना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है. ये जनरेशन्स के थ्रू म्यूज़िक चलता आ रहा है, और वही चीज़ अगर आप पिक करने की कोशिश करें थोड़ा वक्त तो उसमें लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उसी को अपना टच दिया जाए बिल्कुल, तो हर्षद आई थिंक वो चीज़ आपको डिफरेंट कर बिल्कुल यही मैं सकती कहूँगा है. कि यूनिक तरीके से लेके आए, जिस तरह पहले उस वो अदाकार या जो गुलकार गा रहा है उसने उस तरह से ना गाया हो, आप अलग करके लेके आए तो हो सकता है लोग उससे ज्यादा आपका गाना पसंद कर लें, अगर आप उसमें कोई नई चीज लेके आएंगे. लेकिन वही एक रवायती चीज जो चली आ रही है उसको अपनी आवाज में लेके आना, तो ये तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह की चीजें जो है वो वायरल हो. नया टच दें तो मुमकिन है पब्लिक उसको पसंद भी करे और वो बहुत ज्यादा वायरल भी जाए. और आज की अगर हम बात करते हैं स्पेशली जो बहुत नए नाम उभर के आ रहे हैं हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर, वो अपना डिस्टिंक्ट और ओरिजिनल टच लेकर आ रहे हैं, इसलिए वो इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और स्पेशली यूथ के साथ उनका बड़ा अच्छा कनेक्ट रहा है, क्योंकि गानों के सब्जेक्ट्स उन्होंने बदल लिए हैं, और रिवायती जो हमारे सॉन्ग्स होते थे जो कि ज़्यादातर मोहब्बत से रिलेटेड होते थे, वो तब्दील होकर अब ज़्यादा ज़िंदगी के हवाले से या ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से जो गाने हैं वो बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं. और हमारे जो प्रोवेंशनल लैंग्वेजेस हैं, जो सूबाई हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो कि बहुत कम हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पर सॉन्ग्स नज़र आते थे, जिस तरह से सिंधी की अगर हम बात करें, बट रिसेंटली कुछ गाने हैं जिनमें बलोची जो है वो कुछ लाइंस या रैप किया गया है, और ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है उस हवाले से, लेकिन ये हमारी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करने का एक अच्छा तरीका है. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यही वजह स्पेशली अगर देखें इतना बड़ा नाम अली जफर, उसको बलोची ज़बान में साथ साथ गाना पड़ गया, उसकी एक तो ये ज़बानों का फायदा होगा, और दूसरा उन एरियाज़ के जो लोकल सिंगर हैं उनको भी मौका मिलेगा कि आप नेशनल चैनल पे उनकी ज़बान में गाना चाह रहे हो, तो जाहिर बात है उनका हौसला ही बढ़ेगा. स्पेशली जिस तरह अगर हम पंजाब की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि हम पंजाब में रहते हैं तो हमने पंजाबी के अलावा या उर्दू के अलावा कोई गाना पहले इस तरह नहीं था सुना. तो जाहिर बात है ये अच्छी बात हो रही है, एक नया टच भी है. जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने नया टच दिया, और ये इस तरह के गाने जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, क्योंकि एक रवायती म्यूजिक मोहब्बत के रिलेटेड वो चला आ रहा था तो वो चला ही आ रहा था. अब स्पेशली जो नई यूथ है या नए नौजवान जो आए आगे आए हैं, उन्होंने यही किया कि गाना का थोड़ा सा तब्दील किया, कि बजाय सिर्फ एक मोहब्बत पे अब गाना गाता रहे या तो उसका फायदा नहीं, अब उन्होंने चेंज किया. और यही वजह है कि अब इस तरह के गाने खासतौर पर यूथ के अंदर जो है यूथ इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है. और यूथ वो रवायती गाने स्पेशली हमारे पहले समझा जाता था कि 90s के इरा के जो बॉलीवुड के सॉन्ग हैं वो बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, लेकिन अब जब से ये इस तरह के यूथ के हवाले से पंजाबी में खासतौर पर गाने आना शुरू हैं, तो वो सारे बॉलीवुड के जो गाने हैं वो अब लोग सुनते नहीं, अब वो स्पेशली रैप वाले सॉन्ग सुनते हैं, या इसके अलावा दूसरे लोकल जो लोग हैं वो अपने इस तरह का म्यूजिक बना रहे हैं कि लोग उनको सुनना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, कि बजाय वो बॉलीवुड की तरफ जाएं. एंड जिस तरह से बॉलीवुड के हवाले से हमने पहले भी बात की कि लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोट और इनकरेजमेंट मिला है जब से बॉलीवुड से रिलेटेड डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो बाहर की हैं उनको कम अज़ कम कर दिया गया है, चाहे वो हम सिनेमास के हवाले से बात करें, चाहे टेलीविजन के हवाले से बात करें. आपको पता है कुछ वक्त पीछे चले जाएं तो काफ़ी ज़्यादा आपको बॉलीवुड या डिफरेंट दूसरे ममालिक के टीवी शोज़ या फिल्में नज़र आती थी टीवी के ऊपर, जिसकी वजह से अपनी लोकल इंडस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट शट डाउन होने के पॉइंट पे आ गई थी. बट आई थिंक ओवर टाइम जिस तरह से हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू की, चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई हैं. कभी भी अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, हमारी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को, हमारे लोकल सिंगर्स को प्रमोट करें, जाके अपनी फैमिली के साथ जो भी एंटरटेनमेंट अवेलेबल है उसको एंजॉय करें, और अपना जो लोकल हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने में अपना जो किरदार है उसे अदा करें. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए. यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. कहीं मजा आएगा हमारे साथ. वेलकम बैक. सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. आप वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का. ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ. आपको पता है कि इस सेगमेंट के दौरान मैं इस बात पे एम्फसिस करती हूँ कि नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो. इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करें, अपना ख्याल रखना सीखें, और छोटी छोटी अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करके, इवॉल्व करके आप अपने आप का बेहतर तरीके से ख्याल रखते हैं. फिर चाहे 5 से 10 मिनट अपनी रूटीन में निकालना शुरू करें और वॉक करें, योगा करें, फ्रेश
माहौल में जो है वक्त गुजारें, किताबें पढ़ें अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, शायरी अच्छी लगती है, जो भी आपकी पसंदीदा हॉबी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट अपनी बिजी रूटीन में से निकालना शुरू करें और आप खुद अपने मूड के अंदर ओवरऑल डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी मूड के अंदर, साथ ही साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डाइट का होता है। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना ही अच्छा आपकी ओवरऑल हेल्थ होगी, और आपकी जितनी अच्छी हेल्थ है उतनी ही अच्छी आपकी मूड होगी, उतनी अच्छी आप परफॉर्म कर पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि अपनी डाइट को बड़े ध्यान से लेकर चलें, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, अपने मील्स को प्लान आउट कर लिया करें। अगर आपको जंक फूड बहुत पसंद है मेरी तरह, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। चाहे हफ्ते में 1 से 2 दिन आप निकालें जहां पर आप जंक फूड खा लिया करें। अगर बाकी दिनों आपको नहीं जो है जंक फूड का दिल भी करता है, तो कोशिश क्या करें कि वो हेल्दी मील्स जो हैं आप अपनी डाइट में ऐड करने की कोशिश करें। मीठा कोशिश करें कि कम खाया करें, और मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बैलेंस जितनी आपकी डाइट होगी उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्पेशली कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करें, कुकिंग ऑयल का इंतखाब बड़ा ज़रूरी होता है आपकी डाइट के लिए। तो जब भी आप कोई मील तैयार कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि कुकिंग ऑयल का इंतखाब ध्यान से करें। अगर मैं सलवा के हवाले से बात करूं, 100% वेजिटेबल ऑयल से इसको तैयार किया जाता है। सलवा बनाने वालों का दावा है कि पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल से इसे तैयार किया गया है। ओमेगा भी इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ आपको पता है कि वेजिटेबल ऑयल्स कंपैरेटिवली डाइजेस्ट करने में आपके लिए आसानी पेश करते हैं। जब भी आप अपनी कोई रेसिपी तैयार करें, चाहे वो ट्रेडिशनल रेसिपी हो, मॉडर्न रेसिपी हो, बेक कर रहे हैं, ओवन में बना रहे हैं, जिस तरह की भी आपकी रेसिपी है, सलवा बनाने वालों का दावा है कि आपकी रेसिपी में आपको प्रिसिजन मिलेगा। आपको पता है कि ट्रेडिशनल कुकिंग के अलावा जब भी हम कुक करते हैं तो प्रिसिजन हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, और कंसिस्टेंट टेम्परेचर रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सलवा बनाने वालों का दावा है कि इनके कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए आप प्रिसिजन के साथ अपनी बेकिंग को, एयर फ्रायर के अंदर अगर आप कुछ बना रहे हैं, या स्पेशली ग्रिल आजकल करते हैं, बारबेक्यू लोग करते हैं, तो आपको प्रिसिजन के साथ अपना जो भी टेम्परेचर आप अपना सेट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका इवनली कुक होगी आपकी मील, जो कि ऑफकोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब्जियों के हवाले से भी बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट में थोड़ी थोड़ी कोशिश क्या करें कि वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करें। फ्रेश वेजिटेबल्स से ज़्यादा बेहतर आपकी डाइट में और कुछ हो ही नहीं सकता है। और ग्रिल कर लें थोड़ा सा सलवा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े आराम से ग्रिल कर सकते हैं, अपनी वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वेजिटेबल्स में इवन अगर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, जब भी नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की हम बात करते हैं तो कैलोरी काउंट बड़ा कम होता है, ज़्यादा आपको हेल्दी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, और आपके ओवरऑल डाइट के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट रहता है ऑर्गेनिक चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का। तो हमेशा कोशिश करें अपनी डाइट में, अगर आप कोई और चीज़ भी खा रहे हो तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में ऐड कर लें। अगर आपका मीठे का दिल कर रहा है तो आप फ्रूट्स को ऐड कर लें। आप कोई भी मज़ेदार, अब आम का सीज़न भी ज़्यादा दूर नहीं है, स्ट्रॉबेरी इस वक्त आपको बाजार में मिल जाएगी। मुझे पर्सनली स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी थोड़ी आप अपने डाइट के अंदर अच्छी और हेल्दी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर आपने कोई और मीठी चीज़ खानी है, वहीं पर आप ऐसा करेंगे, आपको ये हेल्दी फ्रूट्स जो हैं, आपको आपके पसंदीदा जो फ्रूट्स हैं, अब वो ले लें। 25 स्ट्रॉबेरीज में सिर्फ और सिर्फ 100 कैलोरीज होती है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे रिसेंटली पता चला है। और कितनी अच्छी बात है, इतने सारे आप अमाउंट ले सकते हैं लेकिन कम कैलोरीज के साथ। ही साथ अगर मैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करूं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो हमारे स्कूल का टाइम हो, ऑफिस का टाइम हो, हमारे फैमिली के साथ वक्त गुजारे हो, या फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग हो, जिसमें ऑफकोर्स चाय एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं टी के हवाले से बात करूँ तो टॉप क्वालिटी टी लीफ का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत फाइन होती है। टी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी, जो कि अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टी दाने वाली, जो कि अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है, और हर किसी की आई थिंक अपनी डिफरेंट प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग बहुत तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं और कुछ लोग बहुत कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं। और ऑफकोर्स आपको पता है दूध पत्ती भी बड़ी पसंद की जाती है, स्पेशली रात के वक्त बहुत सारे लोग दूध पत्ती पीना पसंद करते हैं। ग्रेट वैल्यू पैक भी डेटी की तरफ से अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा पत्ती मिल रही है। और आई डोंट नो वाई, लेकिन आई थिंक ये जब भी आप कहीं पर ऑफर्स देखते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, तो आप उस जगह पर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जो भी रैक आपको नजर आ रहा होता है जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, हमेशा आप उसका रुख करेंगे। और ग्रॉसरी शॉपिंग, अगर आप जानते हैं, अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो आपको पता होगा कि कभी भी ग्रॉसरी शॉपिंग सिर्फ ग्रॉसरी तक लिमिटेड नहीं होती है। हमेशा आप एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं, और ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं। और ये टीवी ही आपकी इसमें मदद करना चाहती है, इसलिए उनके तरफ से ये अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम स्पेशली बात करें सैम्पलिंग के हवाले से, डेटा की कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, उनका कहना है कि वो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को
खुद सैंपल करते हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी और कंज्यूमर्स के दरमियान एक बड़ा गहरा रिश्ता है जो कि बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है कि आदि एंड आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल करेंगे, अगर आप मेक श्योर करते हैं कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स मिल रही हैं, तो वो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आई थिंक कंपनी जब इस चीज़ का ख्याल रखे कि उनके कस्टमर्स आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, आई थिंक तब आपका ब्रांड डज अ लॉट बेटर। और डीएटी बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं, इसी वजह से हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सैंपल किया जाता है आपकी इंडिविजुअल नीड्स रिक्वायरमेंट्स की तरफ से। और आपका जो भी वक्त है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस का वक्त है, पढ़ाई का टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, बिकॉज कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको पता है कि आप रास्ते में ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना तो बनता है और हमेशा लेना भी चाहिए। जब भी आपको महसूस हो आप ड्राइव करें कि ट्रैवल करें और थका थका महसूस करने लग जाते हैं, हमेशा रुक जाया करें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ब्रेक लें, अपने आप को थोड़ा रेस्ट करने का मौका दें, मेंटली भी। और स्पेशली आंखें स्ट्रेन होना शुरू हो जाती हैं जब आप काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए रुकना बेहतर रहता है। और फिर उसमें अगर आपको चाय का एक कप मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। अगर हम चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे बाहर के ममालिक की बात करें, चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने ओवर द वर्ल्ड अपने साथ एक ट्रेडिशन में डेवलप कर लिया, एक कल्चर बन गया, जहाँ पर पहले आपको मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स में चाय नहीं मिलती थी, अब एक्चुअली में ये चीज़ बदल गई है और आपको फॉरेन कंट्रीज में भी चाय बड़े आराम से मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एटेनमेंट। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है हमेशा आप लोगों के लिए अपलिफ्टिंग और अच्छी चीज़ें लेकर आएँ सामने, स्पेशली हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, एथलेटिक्स के हवाले से बात करें, तो जहाँ पर एक तरफ चीज़ें काफ़ी इंप्रूव भी हुई हैं। अगर स्पेशली हम 2 डेकेड्स पीछे चले जाएँ या 1 डेकेड पीछे चल जाएँ तो चीज़ें इंप्रूव होती है तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या उस पेस पे हम पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर दुनिया पहुँच चुकी है ऑलरेडी। दुनिया की तरफ से डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर प्लेयर्स एक्सेल कर रहे हैं, नंबर 1 ट्रेनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लेयर्स इतने शार्प और इतने ऑन पॉइंट हो चुके हैं कि बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में हम अभी भी पीछे हैं, इवन तो यहाँ पर इतना टैलेंट मौजूद है हमारी सरजमीन पर कि आई थिंक इवन लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम फिर भी एक्सेल कर पाते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर। बड़े बड़े नाम हमारे जो हैं ग्लोबली खेल रहे हैं, इंटरनेशनली खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, फैसलाबाद का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है और उम्मीद और दुआ यही है आगे चलते हुए कि चीज़ें बेहतर होंगी, फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज के हवाले से हमारे प्लेयर्स को उनका हक दिया जाएगा। और स्पेशली पैसों के हवाले से या पे होने के हवाले से भी हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स से हमारी मुलाकात हुई है जिनको ना तो कोई रिसोर्सेज मिलती है, ना कोई फंडिंग मिलती है, उनको घर भी चलाना पड़ता है और साथ ही साथ अपने पैशन को भी परस्यू करना पड़ता है। और जब भी कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलता है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, ना कि मुश्किल बनाया जाए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे इसी हवाले से, कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक को फैसलाबाद शहर के ऊपर फोकस रखें। आपको पता है कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात कर लें, हमारे हमेशा जब भी इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो आई थिंक चीज़ें जो हैं थोड़ी सी जज्बाती हो जाती हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं, इवन हम सब जज्बाती हो जाते हैं। पता नहीं ये ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम हमेशा ही जज्बात में बहना शुरू कर देते हैं, लेकिन यही तो जोश है, यही तो जज्बा है जो कि हम देखना चाहते हैं आगे आने वाले प्लेयर्स में भी, हमारे जो इवन हमारी जो टीम्स हैं उनके अंदर भी हम यही जज्बा देखना चाहते हैं, ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट मैचेस पर बट ऑल्सो लाइक ग्लोबली इंटरनेशनली कोई भी मैचेस खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बहुत ही खास मेहमान 2 आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ बिला भट्टी मौजूद हैं जो कि कबड्डी कमेंटेटर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ बिलाल बंदिश भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कबड्डी प्रमोटर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और कबड्डी एक इतना इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, तो आई थिंक इस पर बात करना और भी अच्छा लगता है। और स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो ये स्पोर्ट खेला जाता है और लेकिन जो सरजमीन की बात होती है वो तो और ही बात होती है, जब पाकिस्तान की टीम की बात होती है तो और ही बात होती है। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कबड्डी के हवाले से, स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर खेली जा रही है, फैसलाबाद के अंदर जो खेली जा रही है, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं और कहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि पाकिस्तान की जो टीम हम तश्कील देते हैं उसमें 95% प्लेयर्स जो है फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, तो फैसलाबाद की धरती जो है, ये लैंड जो है स्पेशली कबड्डी के प्लेयर्स के लिए बड़ी जरखेज रही है। तो कबड्डी के लिए माशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
मैं आपको इधर एक बात कोट करना चाहूँगा। हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, हमारे साथ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे क्राउड देख के ये कहा कि हमारे क्रिकेट्स के मैचेस पर इतना क्राउड नहीं होता जितना मैं ये इधर कबड्डी के देख रहा हूँ। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों में ये शौक है और बड़ा है। और मैं ये चाहता हूँ इस आपके प्लेटफॉर्म से कहना कि अगर गवर्नमेंट इसमें तवज्जो दे, अभी तक तो प्योरली कबड्डी लवर्स अभी तक कबड्डी को चला रहे हैं और पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चला रही है, जो पर्सनली सब अपने दोस्तों पे मुहित है, उसमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट्स हों मुख्तलिफ, तो ये माशाल्लाह हम आगे ही इंटरनेशनल, लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप भी विन किया जो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। तो अगर इस पे और तवज्जो दी जाए तो हम वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं कबड्डी में। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आई रियली होप कि उनके हवाले से भी हम बात कर पाएँ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स और गवर्नमेंट के इदारे जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें ताकि उन तक एक पैगाम हम पहुंचा सकें। कबड्डी की कमेंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और बड़ा मज़ा आता है सुन के। आई थिंक आप कैप्चर कर लेते हैं ऑडियंस को सिर्फ कुछ जुमलों के थ्रू, और वो जो माहौल होता है, जिस तरह से भी हमारी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि बड़ा इंटेंस माहौल होता है, जज्बाती हो रहे होते हैं लोग। आपका कौन सा फेवरेट जो आपने जहाँ पर कमेंट्री की हो, जहाँ पे सबसे इंटेंस माहौल आपको मिला? रिसेंटली कुछ एक मंथ ही आई थिंक हुआ है, नेशनल चैंपियनशिप हुई है, तो उसमें बहुत अच्छा क्राउड भी था और टीमें पाकिस्तान की थी, सारी मैक में खेल रही थी, बहुत अच्छा था। लाहौर में बहुत अच्छा माहौल था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। उसमें मेरे ख्याल से हमने बहुत एंजॉय किया है, तमाम प्लेयर्स ने, कमेंटेटर्स ने, ऑडियंस ने, सबने बहुत। अच्छा, रश होते हैं कबड्डी के मैचेस में? जी, रश तो जैसे चोर साहब ने भी बोला कि अगर फैसलाबाद में अगर आप कबड्डी की बात करें तो एक तरफ अगर आप क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर्स ले आएँ और एक तरफ कबड्डी के, तो कबड्डी के जो ग्राउंड हैं वो ज़्यादा आबाद होते हैं। अच्छा। और फैसलाबाद में जैसे कि अभी आपने भी एक्सप्लेन किया, चोर साहब ने भी, कि फैसलाबाद दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का वो वाहिद ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं। और अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों? फैसलाबाद को मोस्टली जो है वो कौमी टीम में ज़्यादा प्लेयर्स रहे हैं और उसकी वजह से फिर जो ना छोटे जो नए जो यंग प्लेयर हैं उनको काफ़ी देख के वो मुतासर होते हैं अपने जो सीनियर। जब अपने इलाके से कोई आगे जाके नाम बना सके तो फिर हम सोचते हैं कि शायद हम भी कर सकते हैं। जिससे आप बचपन में खेलते हो और वो आपको स्क्रीन पे नजर आए, बड़ी स्क्रीन पे, तो फिर और जज्बा और शौक जब वो बढ़ता है और फिर और ज्यादा पैशनेट होते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से अगर कबड्डी की बात करें, किस उम्र में यूजुअली अगर आप स्टार्ट कर दो खेलना तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है? एक्चुअली नर्सरी लेवल से चीज़ों को अगर नर्सरी लेवल से अगर आप उठाते हैं तो डेफिनेटली जब वो मतलब पीक टाइम पे जाती हैं तो उनके बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो जब आप चीज़ें नर्सरी से, मेरे कहने का मतलब हम मिडिल स्कूल्स में हमारे शुरू से, मिडिल स्कूल से, प्राइमरी से ये कबड्डी जो है मैंडेटरी थी। स्पेशली विलेज सिस्टम कबड्डी होती थी जिसमें विलेज की जो है गांव की टीमें होती थी और वो विन करती थी। हम उसको विलेज सिस्टम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ओपन मैच होने की बजाय विलेज टू विलेज टीमें हों। उससे आप ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं कबड्डी को और वो जो प्लेयर होते हैं अपने इलाके के, अपने गांव के लेवल को, उनको आप हाईली प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड चेंज कब हुआ? क्योंकि कहते तो हैं कि हमेशा से ही ऐसे था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। स्पोर्ट्स खेले जाते थे, एथलीट्स हमारे इतने अच्छे अच्छे जो हम लोगों ने 90s में 80s में देखे हैं और बड़ी परफॉर्मेंसेस दिया करते थे, बचपन से बच्चे खेला करते थे। आखिर ये तब्दीली कब हुआ और क्यों ये तब्दीली में मैं मोहतरमा आपको एक चीज़ कोट करता जाऊँ। फैसलाबाद हमेशा से शौकीनों का शहर है। महदूद वसाइल वाले लोग इतने बड़े जिम्मेदार नहीं हैं जैसे दूसरे जिलों में हैं, लेकिन शौकीन बड़े हैं। अगर आप काउंट करें स्पोर्ट्स के वाले से तो इस डिस्ट्रिक्ट ने हॉकी में आपको अच्छे प्लेयर दिए, फुटबॉल में अच्छे प्लेयर दिए, इंटरनेशनल कबड्डी में दिया। कबड्डी इसलिए ज़्यादा फेमस है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे बाबा अजदाद हैं, उनके ब्लड में ये चीज़ शामिल है। बैल दौड़ होगी, आप देख लें, घोड़सवारी देख लें, नेज़ाबाजी मैं कोट करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी राइडर भी हूँ और नेज़ाबाजी भी करता हूँ। तो आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें, फैसलाबाद के रावी के घोड़े, समुद्री एरिया के घोड़े, समुद्री एरिया के बैल आपको पूरे पाकिस्तान में अपना नाम जो है ना वो रोशन करते हुए नजर आते हैं। इनकी ब्लड लाइन आपको मतलब
आप इंडिया से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगी। इसी हवाले से ही प्लेयर्स हैं, हमारे बाबा को, दादा को, वो लोग होते हैं ना बाहर के डिस्ट्रिक्ट में, कहते हैं मतलब उनके डिफिकल्ट शौक होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज भी बुजुर्गों को, हमारे वालदैन को, बापों को बेटे पालने का शौक है। वो चाहते हैं कि हमारे बेटे कबड्डी में नजर आए हमें। उनकी ये कभी सोच नहीं हुई कि बड़े हाईली प्रोफाइल लोग हों, लेकिन एटलीस्ट प्लेयर अच्छे हों, चाहे वो कोई भी हो। फिर कबड्डी में आ जाएं या टेंट बैगिंग में आ जाएं, नेजाबाजी में आ जाएं, वट लेकिन पेरेंट्स की ये विश होती है कि हमारा बच्चा प्लेयर बने। बिल्कुल, और क्यों नहीं होनी चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी ना किसी तरह स्पोर्ट्स आपको ज़हनी तौर पे आई थिंक बड़ा आपका मूड पे बड़ा फिजिकली इम्पैक्ट फिट होंगे तो आप दूसरे जिंदगी के मामलात को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो आपका ऑफिशियल कोई भी ओवरऑल मूड पे बड़ा इम्पैक्ट। बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स आपको एनर्जी देती है, एनर्जेटिक करती है, आपको जिंदा रखती है। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी शोबे के अंदर आपको फिट रहना है तो आपको स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप फिजिकली फिट होंगे तो मतलब आप हर मैदान में जो है वो बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि मुझे कबड्डी की कमेंट्री बहुत मज़ेदार लगती है, अगर जो जिस तरह आप बता रहे थे आपका जो फेवरेट मोमेंट रहा है, अगर आप थोड़ी सी करके दिखाएं हमें। उधर जो पाकिस्तान नेशनल चैंपियनशिप फेडरेशन ने करवाई है, उसमें जो फाइनल मैच हुआ है एयरफोर्स और वापटा का, जो सब आई थिंक उधर मौजूद थे, तो बहुत शानदार वो दुनिया भर में देखा गया। बहुत बहुत टफ मैच हुआ था और उसमें कमेंट्री हम कर रहे थे। सिर्फ एक दो लाइन इरफान माना जट जो कप्तान हैं टीम के फैसलाबाद से हैं, वो जब जा रहे हैं कबड्डी डालने, इरफान माना जट जिला फैसलाबाद की शान कौमी टीम का कप्तान एयरफोर्स वालों कप्तान मुंडा कबड्डी पाने वास्ते बद चुका है कि जिस जिले ने दिते ने सब तो बहुते प्लेयर कबड्डी नूं, जिस जिले दे लोकी करन प्यार कबड्डी नूं, जिस जिले दे पिंड पिंड विच वसदा है हड़ कबड्डी दा, बिल्लिया पटिया फैसलाबाद है गढ़ कबड्डी दा, बिल्लिया पटिया फैसलाबाद है गढ़ कबड्डी दा, फैसलाबादिया मुंडा शेर पारिया कबड्डी, इरफान माना जट जट परिवार दा मुंडा, और सामने 4 पाकिस्तान वाट वाले जाफी, हल्का जिहा टच हुंदा होया मुंडे नूं और पॉइंट दा वादा करदा होया और 30 सेकंड दा बेला वो झट पट करके मुकदा होया। क्या बात है। और जिस तरह से फैसलाबाद के बारे में बात की आपने, बड़ी खूबसूरत अंदाज में कबड्डी का और जो कनेक्शन है फैसलाबाद शहर के साथ प्लेयर्स का भी, उसको भी मेंशन कर पाए और बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने बात की। अच्छा, ये कमेंट्री करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि इन द मोमेंट आप? अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो ये तो हर एक जो भी फनकार रहा है उसका एंट्री का तो एक अलग मोमेंट होता है, बाय चांस इंटर हो गया। और अगर आप कमेंटेटर प्रोफेशनल बन चुके हैं जैसे भी मैं हूं और मेरे और भी काफ़ी साथी हैं, तो इसके लिए फिर काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो अपने साथ दोस्त हैं जो राइटर हैं, उनसे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, उनको बोलना पड़ता है, उनको मोमेंट समझा कर फिर उस तरह से हमें लिख कर देते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने की फिर काफ़ी देखा जाता है कि किस रिदम में और किस लहजे में ये जो लाइनें हैं ये अच्छी रहेंगी। अच्छा, बहुत सारे जो नौजवान हैं जिनको कमेंट्री का शौक है, कैसे वो प्रैक्टिस कर सकते? इसके लिए सबसे पहले तो आपको कमेंट्री सुननी होगी। हाँ, और किसी को अपना आइडियल रखना होगा कि मुझे मैं इससे मुतासर हूँ, फिर उसका कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होगी और अपने सीनियर का एहतराम और उनसे सीखना होगा कि किस तरह से हम 30 सेकंड में किस चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 30 सेकंड होते हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा प्लेयर के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। वो किस गांव से है, उसके फादर का क्या नेम है, वो किस महकमे की तरफ से खेलता है और इससे पहले वो किस अच्छी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस अदा कर सका है। और इसी तरह से जो आगे डिफेंडर है, जो स्टॉपर है खड़ा, उसके बारे में भी उस 30 सेकंड में हर चीज़ को मेंशन करना होता है। अच्छा, स्पेशली अगर हम स्टेडियम्स को रिवाइव होता हुआ देख रहे हैं, अभी भी हमने हाल ही में PSL के हवाले से भी देखा, क्या कबड्डी को भी उतनी अटेंशन मिलती है जितनी क्रिकेट को मिलती है? नहीं, इधर मैं बात करना चाहूँगा, हमारे कुछ अहबाब हैं जो थोड़ा बहुत हो किसी न किसी तरीके से अपने कबड्डी का हिस्सा निकाल लेते हैं, जिसमें तैयब गिलानी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे मतलब तर्जमान भी हैं कबड्डी के, और कबड्डी के हवाले से जिधर भी कोई भी बात हो तो उस बंदे को पिछले 20 साल से मैंने खड़ा देखा है। तो वो हम उसके लिए मतलब रिसेंट MNAs से बात चल रही है फैसलाबाद की
इसी बेस पे कि हमारा इतना क्राउड है, हम इस लेवल पे कबड्डी है, इसमें कबड्डी के ग्राउंड्स बड़े कम हैं, तो उसमें 2-3 ग्राउंड्स पे बात चल रही है। लास्ट वीक हमारी बात चल रही थी फयाज के मौका साहब से और बाकी दूसरे अहबाब से, तो दे आर इंटरेस्टिंग टू पे सम। अल्लाह करे कि हो जाए। अच्छा, यानी कि ऑफ कोर्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है, लेकिन अटेंशन के हवाले से आई डू थिंक कि शायद हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, प्रमोशन में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्या हमारे प्लेयर्स को उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है? कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है? एक्चुअली टिल नाउ एक्चुअली मैं ऑनर हूँ बंदेशा रॉयल बेल्जियम क्लब का, तो उस हवाले से करूँगा तो मैंने चीज़ें को करीब से देखा है, तो मुझे आइडिया भी है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिलती। क्लब सिस्टम शुरू हुआ पाकिस्तान में, मोस्टली अभी अच्छे क्लब्स हैं 5-6 जो इटसेल्फ अपने पास से खर्चे करके अपने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, अपने ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, अपने प्लेयर्स की ट्रांसपोर्टेशंस और उनके खाने पीने के, उनके प्रैक्टिस के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं वो बाय सेल्फ हम पूरे करते हैं। जो भी ऑनर है, क्लब्स के ऑनर है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पे तो जो नहीं है। और इसी आपके प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गवर्नमेंट के जो भी स्पोर्ट्स को देखते हैं कि प्लीज इस पे खुदारा तवज्जो करें। ये गेम भी आपको पाकिस्तान में दुनिया में लेके जा सकती है आगे, जैसे कि रिसेंट हमने लास्ट वर्ल्ड कप आपको दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा गया। तो खुदारा इस पे थोड़ी सी तवज्जो करें तो इससे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? आपके ख्याल में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकता है? अगर आप देखें तो पहले ये था कि कबड्डी सिर्फ पंजाब का खेल है, चाहे वो इंडियन पंजाब हो चाहे पाकिस्तान पंजाब हो। अब ये नहीं रही। अब कबड्डी कनाडा में बहुत ज़्यादा खेली जाती बहुत है। ज़्यादा। इवन के हमारे जो इधर पाकिस्तान में, इंडिया में इनसे ज़्यादा उधर खेली जाती है कबड्डी, और लड़के उधर जाते हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो इंडियन लड़के जाते हैं उधर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से, जो भी वजीर खेल हैं हमारे, उनसे कि कबड्डी इससे पहले कि आप अपना मैसेज उनको दें, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस चैनल। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली बात करें कबड्डी के हवाले से एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच किया हमने, जहां पर फैसलाबाद शहर और कबड्डी का कितना गहरा ताल्लुक है। फैसलाबाद शहर से बहुत बड़े बड़े कबड्डी के नेम्स निकले हैं, उनके हवाले से भी हमने बात की। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली ये प्लेयर्स हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का, फैसलाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनको उस तरह की फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज दी जा रही हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं? उम्मीद यही होगी कि आगे चलते हुए चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आए। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बिल्कुल आप मैसेज देने वाले थे गवर्नमेंट को, मुझे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, अगर आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहें। नहीं, मैं यही बता रहा था कि कबड्डी अब पूरी दुनिया में खेली जाती है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कबड्डी को लुक आफ्टर करे अच्छे तरीके से, जिस तरह से क्रिकेट को किया जाता है, तो कबड्डी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकती है। अच्छा, आपका नाम बिल्ला भट्टी बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करता है। अब आप मुझे ये बता दें, ये असली नाम है आपका? नहीं, मेरा असली नाम तो इरफान है। इरफान जी, वो अच्छा। कास्ट हमारी भट्टी है। अच्छा। और आंखों से सबने बिल्ला भट्टी का ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, और वो ही प्रोनाउंस होना शुरू हो गया सब। और उसी से आप पॉपुलर हो गए? उसी से। अच्छा, लोग पूछते नहीं आपसे? नहीं, काफ़ी दफ़ा यूट्यूब चैनल्स पे जो इंटरव्यू किया लोगों ने हमारा, वो बहुत लोगों ने पूछा है। अच्छा। तो बट बस मेरे जहन में था कि मैं किसी से ट्राई चैनल पे बैठ के अपना ये रियल नेम। अच्छा, तो यानी कि पहली दफा आपने सिटी 41 के प्लेटफॉर्म पे अपना जो रियल नेम है वो आपने बता ही दिया आखिर लोगों को। अच्छा जी, क्या लोगों की तरफ से ना फोर्स किया जा रहा था। अच्छा, सब पूछते थे, तो फिर मैंने। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनली बात करें कबड्डी की, तो क्या हमारे प्लेयर्स को बेहतर प्लेटफॉर्म बाहर मिल रहा है पाकिस्तान से कंपैरिजन में? जी बिल्कुल। बाहर जैसे कि आप देखें कि इंटरनेशनली जहाँ भी जाते हैं, मतलब लाइक किया जाता है, कोई भी इवेंट हो उसके अंदर कबड्डी बड़ी फेमस है। कबड्डी के लोगों को, कबड्डी के प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाता है बाहर जाके एज कम्पेयर टू ओवर कंट्री, जो हमारे नेशनल। हाँ। और अगर जैसे कि सीजन्स चलते हैं, जैसे आपके क्रिकेट्स के सीजन चलते हैं,
सेम, मतलब कबड्डी के सीजन भी चलते हैं, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी होती है। लास्ट टाइम मेरी एक बड़ी अच्छी मीटिंग रही है, सोनी बटला है, मेंबर हैं यूरोपियन कबड्डी फेडरेशन के। अगर गवर्नमेंट हमारे प्लेयर्स को सीजन खेलने के लिए सिर्फ अलाउ करे और भेजे तो प्लेयर्स के बहुत से मामला जो है इजी हो सकते हैं। अच्छा, कभी आपकी बातचीत हुई है इस हवाले से? होती है जी, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस? मतलब ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। समटाइम्स प्लेयर्स को महकमाना तौर पे एनओसी नहीं मिलते। तो अगर ये थोड़ी सी शिक दी जाए, थोड़ी सी पॉलिसी को लूज किया जाए तो एटलीस्ट प्लेयर्स भी थोड़े से खुशहाल हो सकते हैं। अगर वो सीजन खेलेंगे अपने मुल्क से बाहर तो अपने बच्चों के लिए वो अपने रोटी रोजी के भी मामला को इजी कर सकेंगे। अच्छा, हमने नेशनल के हवाले से तो बात की कबड्डी की, क्लब की भी होती है पाकिस्तान में लोकल जो मीटअप्स हैं या जो कॉम्पिटिशन हैं? जी बिल्कुल होते हैं जी। अच्छा, बेसिक लोकल्स कंपटीशंस ने ही इस कबड्डी को जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा, पर्सनली लोग मैन टू मैन इंटरेस्टिंग वाले लोग कबड्डी के इवेंट्स करवाते हैं और वो सेल्फ मेड होते हैं, प्योरली अपनी पॉकेट से पैसा लगा के लोगों को एक अच्छा इवेंट और एक अच्छा कबड्डी का मैच खेलने को देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे महकमाना होते हैं, महकमों ने जैसे वापडा है, सुई गैस है, एयरफोर्स है, इन्होंने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। तो वो एक स्पेसिफिक प्लेयर्स लाइक 12, 20, 30 प्लेयर्स को आप फीड कर सकते हैं। लेकिन एक ह्यूज अमाउंट जो नर्सरी से पीछे से आती है वो खपत कहीं पूरी हो नहीं पाती उन महकमों में। तो अगर ये सीजन्स वगैरह खेलने का इसको प्रमोट किया जाए तो हमारी पीछे से जो नर्सरी आ रही है उसको हम अच्छा खिलवा सकते हैं। अच्छा, और प्रमोट करने के हवाले से कबड्डी को किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? और ये मैं प्राइवेट साइड पे बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट साइड पे नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट साइड पे जैसे हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं वो थोड़ी सी तवज्जो देनी शुरू कर दें, और मैं ये नहीं कहता कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोस्टली एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर कबड्डी के लिए भी डेडिकेट कर दें तो ये बहुत ज्यादा अप्रूव हो सकती है और आपको बेटर रिजल्ट दे सकती है एज कंपेयर टू क्रिकेट्स और हॉकी और ये दूसरी चीजों पे जो आप एक्सट्रीम लेवल का मतलब खर्चा करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। तो मेरी ये विनती है सब जो भी रेलिवेंट लोग देखते हैं, अगर थोड़ा सा एक स्पेसिफिक पार्ट इस पर दें, तवज्जो दें, तो आप इसके रिजल्ट्स देखें आपको कितने अच्छे मिलते हैं। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें जो हमारे क्रिकेट हो गया और स्पोर्ट्स के मुताबिक, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़्यादा कवरेज मिलती है उन स्पोर्ट्स को कबड्डी के? ये भी बिल्कुल, कबड्डी तो अभी मीडिया में वो पंजाबी में कहते हैं कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। तो मीडिया ने जब से कबड्डी को लुक आफ्टर करना शुरू किया है तो इस तरह से कबड्डी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन कबड्डी के से ज़्यादा जो है वो क्रिकेट को और दूसरी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, आपका जो सफ़र था कमेंट्री को लेकर, किस उम्र में शुरू हुआ, कहाँ से शौक पैदा हुआ? मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास के जो एग्ज़ाम दिए हुए थे वो जब फ्री होते हैं एग्ज़ाम दे के, तो हमारे गांव में हर साल जो है ना वो कबड्डी का इवेंट करवाया जाता है। तो उधर एक साल जिस कमेंटेटर को हायर किया गया था किसी वजह से वो नहीं पहुंच सका। तो इसी तरह कभी कोई और मुझे दोस्तों ने माइक पकड़ा दिया और मैंने बातें की तो सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि यार तू तो बहुत अच्छा बोलता है, तू बोल सकता है, तू कर सकता है। तो दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने आस्ता आस्ता स्टार्ट किया तो वो मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम मैं इरफान से बिल्ला बट्टी बन के सामने आ गया सबके। अच्छा। बहुत कम टाइम में पाकिस्तान में सबसे कमेंट्री में कम जो टाइम है, कम सफ़र वो मेरा है। और खुदा ने मुझे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेस किया और मैं उभर के सामने। अच्छा, जब पहली दफ़ा आपने एक बड़े मैच में कमेंट्री की, उस एक्सपीरियंस को याद करके अगर बताएं। ज़हूर लाई गोल्ड कबड्डी कप होता है गुजरात में, चौधरी ब्रादरन जो स्टेडियम और वो करवाते हैं अपने वालिद के नाम पे। तो उधर मैं फर्स्ट टाइम गया था। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इवेंट था। तो तैयब शाह गिलानी साहब, आई थिंक यू नो, वो आपके पास आए भी हैं। तो उन्होंने मुझे उधर लेकर गए तो मैंने उधर कमेंट्री की। तो मुझे बहुत कम चांस मिला, बट जब मुझे पहले दिन बहुत कम चांस मिला तो मैंने कमेंट्री की तो सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं, मेरी उम्र को, मेरी एज को देखकर उन्होंने मुझे बहुत हैरान हुए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा चांस मुझे दिए। और वो मेरे लिए बहुत
यादगार लम्हात थे कि इतने बड़े इवेंट में मैंने कमेंट्री की। और कोई लाइन अगर उस इवेंट से आप हमें सुनाना चाहें? उस इवेंट में जो उसका नाम था ज़हूर लाइक गोल्ड कबड्डी कप, वो लगता था सबको कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़िला गुजरात ज़हूर लाइक गोल्ड कबड्डी कप, सज्जा होया फब्या होया मैदान, पहला दिहाड़ा और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के विचकार जो टक्कर होने जा रही है। सो थोड़े देर तो बाद ही रोचक मुकाबले की शुरुआत जो जल्द होने जा रही है। सो वधिया नज़ारा खेड कबड्डी का दुनिया भर से देखा जा रहा है। खेड कबड्डी का इवेंट। सो बहुत बड़ा इकट्ठ है, ठठ मारदा समुंदर। कबड्डी वास्ते शेरे पंजाब लाला अबैदुल्ला नौजवान कबड्डी पाने वास्ते बच चुका। 42 लोपो की पुराना लोपो की पिंड तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद वाला मुंडा एयरफोर्स वालों कबड्डी पांदा होया हल्का जा टच मार के 100 पॉइंट का वादा करता होया लाला अबैदुल्ला। क्या बात है, क्या बात है। और बड़ी मज़ेदार कमेंट्री। एंड आई थिंक एक जोश और जज्बा ही अलग होता है कबड्डी से जो रिलेटेड है। स्पेशली कुछ स्पोर्ट्स हमारे इस तरह के हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में और हमारी ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी पहचान बनी है, और कबड्डी उनमें से एक है। और उम्मीद ये होगी इदारों की तरफ से बेहतर फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इंकरेज किया जाए हमारे प्लेयर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।